नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। साथियों, समय हो चुका है 11:02 और आप जुड़ चुके हैं केमिस्ट्री की क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी कि पदार्थों के वर्गीकरण की क्लास तीसरी में। ठीक है मेरे भाई, सभी साथी कनेक्ट हो जाएंगे और संभवतः आप लोगों के सभी मैसेजेस का रिप्लाई आपको आ गया होगा जो आपने कल टेलीग्राम पर किए थे। और क्लास स्टार्ट होने से पहले बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप क्लास में परेशान मत हों, क्योंकि क्लास में कई बच्चे हैं तो सबके कमेंट मैनेज कर पाना पॉसिबल नहीं है। आप टेलीग्राम पे फिर मैसेज करिएगा, मैं आपके सारे रिप्लाई देता ही हूँ और सारे रिप्लाई आपको मिलेंगे, है ना। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए जुड़ जाएंगे सभी लोग। और आज की जो क्लास है ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की संभवतः आखिरी क्लास होने वाली है और इसमें आपको बहुत शानदार मज़ा आएगा अगर आपने दोनों क्लासें देख रखी हैं तो। और अगर आपने दोनों क्लासें देख रखी हैं तो इस क्लास के पूरे कॉन्सेप्ट एकदम आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे, इतना कोई टफ इशू नहीं है। ठीक है मेरे भाई, नमस्कार सभी को, जय श्री राम। जुड़ जाएंगे सभी साथी। ठीक है मेरे भाई, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट की आज क्लास होगी, क्योंकि आज ये जो टॉपिक है ये पूरी समरी है कहीं ना कहीं मैटर की। तो अगर आपने पीछे की दो क्लासें देखी हैं तो आज की क्लास में आपको बेहद आनंद आने वाला है और जुड़ जाएंगे बेहतरीन तरीके से। एक सूचना आपको देनी थी तो ज़रा समझ लेते हैं क्या है वो सूचना। 12 मिलियन कंप्लीट होने पर रोजगार विद अंकित की पूरी टीम आपसे मिलने आ रही है आपके अपने शहर जयपुर राजस्थान में। और मीटअप की डेट है 7 अप्रैल 2024। ठीक, 11 बजे दिन में आपसे मुलाकात होगी। और पता है जहां पर पूरी टीम आ रही है रोजगार विद अंकित की, मन्नत मैरिज गार्डन रिद्धि सिद्धि सर्किल के पास जयपुर में। ठीक है मेरे भैया, सर जी कानपुर से प्रणाम, आशीर्वाद भैया। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? सभी लोग आएंगे, मुलाकात होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, और एकदम फोकस हो जाओ। मैं आपको 2 मिनट का समय दिए देता हूँ, एकदम कॉपी पेन लेके एकदम रेडी हो जाओ। एक एक कॉन्सेप्ट आपको कॉपी हो जाएगा, माइंड में एकदम छप जाएगा अगर आज आपने थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ क्लास देख ली। ठीक, अच्छा, क्लास की शुरुआत करने से पहले आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि कल की क्लास हमने कहाँ पर एंड की थी। ठीक है मेरे भाई, और रोज की तरह आज भी आपको एक काम करना है कि क्लास एंड होने के बाद मैं टेलीग्राम पे जो पोस्ट डालूंगा कि क्लास कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, अपने रिएक्शन जरूर दीजिएगा। कुछ लोग हैं जिनको नहीं अच्छी लग रही है तो अब उनके लिए हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए, सीटें वैसे भी कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, हमें अपने सिलेक्शन से मतलब है। ठीक है मेरे भाई, हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरूर कमेंट कीजिएगा क्लास ओवर होने के बाद। आपके कमेंट से हमें यह मालूम चलता है कि आप पढ़ रहे हो, आपने क्लास देखी है। जब आपने क्लास देखी है तभी आप बता पाओगे ना क्लास कैसी लगी। और अगर आप क्लास देख रहे हो तो इस बात की गारंटी मैं लेता हूं कि आप बहुत आसानी से ALP और टेक्नीशियन के एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। 8 चैप्टर हैं टोटल केमिस्ट्री में, जिनमें से हमारे दूसरा चैप्टर आज कंप्लीट होने वाला है। 6 दिन में हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, बचे हुए 6 टॉपिक हैं केवल, है ना। तो स्पीड के लिए आप चिंता मत करो, टोटल 8 चैप्टर हैं केमिस्ट्री में और 8 में से हमारे 2 कंप्लीट होने वाले हैं, केवल 6 टॉपिक बच रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, हाँ, कोई समस्या, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। मीटअप के बारे में आपको सूचना मिल गई है और नोट्स जरूर बनाइएगा, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। कमेंट करके जल्दी से बता दो कि कल हम लोगों ने कहाँ पे एंड किया था। कल हमने कहाँ पर एंड किया था? हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी कि असमांगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण, ये कंप्लीट हो चुका था हमारा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब बात आती है दोस्त, अब हम पढ़ने वाले हैं आज किसी भी मिश्रण से तत्वों को अलग करना। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में क्लास है। आप
आपको जो उचित लगे आप उससे नोट्स बना लें, उससे समझ लें। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का बच्चा है तो हमें दोनों में क्लास देनी पड़ेगी। चलिए, पहली हेडिंग आज की क्या है? किसी भी मिश्रण से तत्वों को अलग करना। क्या करना है बाबूजी? तत्वों को अलग करना, अलग करना। ठीक। अंग्रेजी वाले बच्चे क्या लिखेंगे? अंग्रेजी वाले बच्चे लिखेंगे सेपरेटिंग द एलिमेंट्स, सेपरेटिंग द एलिमेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर। ठीक है बाबू मेरे भाई, किसी भी मिश्रण से तत्व को अलग करना है तो पहले आपको एक चीज समझ लेनी होगी कि मेरे भाई मिश्रण दो प्रकार के थे, यानी कि एक तो समांगी मिश्रण था, दूसरा विषमांगी मिश्रण था। तो दोनों मिश्रणों के तत्वों को अलग अलग करने की दो अलग अलग विधियां होंगी। स्वाभाविक सी बात है भाई। मिश्रण के कल आपने दो प्रकार पढ़े थे, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण में से तत्वों को अलग करने की विधि अलग होगी, प्रोसेस अलग होगा, और विषमांगी मिश्रण में से तत्वों को अलग करने की विधि अलग होगी। ठीक है मेरे भैया, यहां समझो कॉन्सेप्ट। देखो, मिश्रण हमारे पास कितने थे? दो थे। एक तो था समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, ठीक, जिसको हमने कहा था होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। आज की क्लास में स्पेशली बोल रहा हूं, आज की क्लास बहुत शानदार होगी अगर आपने समझ लिया तो। ठीक। दूसरा क्या था? विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। ठीक है मेरे भाई। हेटेरोजीनियस मिक्सचर जिसको कहते हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक। तो अब जरा समझो, इसमें जो है, इसमें से तत्वों को अलग करने की विधि अलग और इसमें से तत्वों के अलग करने की विधि अलग। क्यों? क्योंकि अगर हम समांगी मिश्रण के बारे में बात करें तो जो तत्व होता है वो पूरी तरीके से द्रव में घुल जाता है। समांगी मिश्रण में से पूरी तरीके से तत्व जो है द्रव में घुल जाता है, जबकि विषमांगी मिश्रण में से तत्व पूरी तरीके से विलयन में घुलता नहीं है, विलयक में घुलता नहीं है। अर्थात यहाँ पर हम दूसरी पद्धति अपनाएंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हम विषमांगी मिश्रण में से कैसे तत्वों को अलग करते हैं। देखो, हेडिंग लगाएंगे क्या? विषमांगी या असमांगी भी कहते हैं इसको। आधे परेशान होते हैं गुरुजी, असमांगी या विषमांगी दोनों कहते हैं। विषमांगी मिश्रण में से तत्वों को अलग करना, तत्वों को अलग करना। ठीक। अंग्रेजी वाले बच्चे क्या लिखेंगे? सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स फ्रॉम, कौन सा मिक्सचर होगा? हेटेरोजीनियस मिक्सचर होगा ये। फ्रॉम हेटेरोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर होगा। कोई समस्या यहां तक? देखो, अब देखो, अगर हेटेरोजीनियस मिक्सचर है तो स्वाभाविक सी बात है, हमको एक चीज पता है कि सर हेटेरोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है। हेटेरोजीनियस मिक्सचर में दो तत्व आपस में कभी भी पूरी तरीके से नहीं मिलते। हेटेरोजीनियस मिक्सचर में दो तत्व आपस में कभी भी पूरी तरीके से नहीं मिलते। विषमांगी मिश्रण में दो तत्व आपस में कभी भी पूरी तरीके से नहीं मिलते।
तो मान लीजिए हमने क्या किया कि जैसे आपको गेहूं में से क्या निकालने हैं, गेहूं में से सरसों के दाने निकालने हैं। ध्यान से सुनना, एक उदाहरण के द्वारा मैं बता रहा हूं। गेहूं में से सरसों के दाने अलग करने हैं। तो क्या करोगे आप क्या करोगे, आप उनको चुनोगे। सरसों के दाने अलग कर लोगे, गेहूं अलग कर लोगे, तो दोनों तत्व अलग अलग हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि दो तत्व जो हैं वो आपस में पूर्ण रूप से मिले ही नहीं। दोनों तत्व आपस में पूर्ण रूप से मिले ही नहीं, इसीलिए गेहूं में से सरसों के दाने निकालने के लिए हमने क्या किया, सीविंग की प्रक्रिया की, यानी कि चुनने की प्रक्रिया की। किसकी प्रक्रिया की? चुनने की प्रक्रिया की। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरा उदाहरण देखो। सुबह चाय पीते होगे, तो चाय जब बनती है तो चाय को छन्नी से छान कर तब आप चाय पीते हो। ऐसा नहीं है कि चाय उबली और लेकर पीने लगे। छन्नी से इसलिए छानते हैं कि जो चाय की पत्ती है वो छलनी में रुक जाती है और आपके पास चाय अलग आ जाती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको क्या कहेंगे? छानने की प्रक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? छानने की प्रक्रिया कहेंगे। ठीक है भाई, जिसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसी प्रकार से बिनना होता है। जैसे मान लो कि हम किसी चीज को, जैसे दाल में कंकड़ वगैरह आ गए तो बिना जाता है। घर में मम्मी आपकी बिनती होंगी दाल बनाने से पहले। ये सारी प्रक्रियाएं किसके लिए लागू होती हैं? आदि लिख देता हूं मैं आगे। ये सारी प्रक्रियाएं किसके लिए लागू होती हैं? ये सारी प्रक्रियाएं विषमांगी मिश्रण के लिए लागू होती हैं। किसके लिए लागू होती हैं? विषमांगी मिश्रण के लिए, जिनमें दो तत्व आपस में पूर्ण रूप से मिलते नहीं हैं। ठीक, अच्छा, यहां से पेपर में क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, हल्के फुल्के आते हैं। मामला कठिनाई का कहां पर फंसता है? मामला कठिनाई का फंसता है सामांगी मिश्रण में, क्योंकि वहां पर तत्व पूरी तरीके से एक दूसरे से मिल चुके होते हैं। तो चलिए अब हेडिंग लगाएंगे, सामांगी मिश्रण में से तत्वों को अलग करना। ध्यान से सुनिएगा, सामांगी मिश्रण में तत्वों को अलग करना, तत्वों को अलग करना, अलग करना। हेडिंग जरूर लगा लेना आप। ठीक, अंग्रेजी वाले बच्चे क्या लगाएंगे? सेपरेटिंग द एलिमेंट्स, सेपरेटिंग द एलिमेंट्स फ्रॉम द होमोजीनियस मिक्सचर। अब हम बात करने वाले हैं होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में। होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है भैया। चलो, तो इसका सबसे पहला जो एग्जाम्पल हम देखते हैं होमोजीनियस मिक्सचर का, वो आ जाता है हमारे पास इवापोरेशन का। इसका आ जाता है बाबू इवापोरेशन का, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कह देते हैं। इवापोरेशन को क्या कह देंगे? वाष्पीकरण कह देंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक, वाष्पीकरण समझो। अच्छा, एक चीज समझो, अब होमोजीनियस मिक्सचर में क्या हुआ होगा कि दो तत्व आपस में पूरी तरीके से मिल चुके होंगे, यानी कि विलय और विलेयक आपस में पूरी तरीके से मिल चुके होंगे। अब विलेयक में से आपको विलय को अलग करना है, यानी कि सॉल्वेंट में से सॉल्यूट को अलग करना है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड आपको यूज करने होंगे, बहुत जटिल प्रकरण आपको लगाना होगा, तब आप सामांगी मिश्रण में से तत्वों को अलग कर पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो यहां पर देखो वाष्पीकरण क्या है। वाष्पीकरण में क्या होता है, देखो जैसे मैं लिख रहा हूं, जैसे
पानी में से या मैं सीधा सीधा लिखता हूं, आसानी से आप समझ पाओगे। जैसे समुद्री जल में से, समुद्री जल में से नमक निकालना। समुद्री जल में से क्या निकालना? नमक निकालना। ठीक है भैया, कोई समस्या यहां तक? क्या किया गया यहां पर? देखो, यहां पर एक बड़ा सा पात्र बनाया गया जिसमें क्या भर दिया गया? समुद्री जल भर दिया गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ? जब समुद्री जल इसमें भरा गया तो इसके नीचे क्या दी गई? ऊष्मा दी गई, आग लगाई गई। इस आग के कारण क्या हुआ? अब समुद्री जल में क्या है? नमक और पानी दोनों चीजें मिक्स हैं। तो ये जो पानी था ये धीरे धीरे वाष्प बनकर, भाप बनकर ऊपर उड़ने लगा। पानी जो था ये भाप बनकर ऊपर उड़ने लगा और जब ये भाप ऊपर उड़ी तो इस भाप को एक बर्तन में कलेक्ट किया गया और नीचे क्या बचा? नीचे बचा केवल नमक। नीचे क्या बचा? नमक। पानी को कलेक्ट किया गया भाप के रूप में और नीचे बचा केवल और केवल नमक। यह प्रक्रिया क्या कहलाई? ये प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाई, इवापोरेशन कहलाई। इसका एक और बेहतरीन एग्जाम्पल है, आप लोगों के गांव में शादी बारात में मिठाई बनती होगी, गुलाब जामुन बनते होंगे, तो चाशनी जो जिसको आप सीरा भी कहते हो, जब पूरा कार्यक्रम निपट जाता है तो क्या करते हैं गांव के लोग? उस चाशनी को गर्म करते हैं, उस जलाव को क्या करते हैं? गर्म करते हैं, जिससे जो चाशनी क्या है? जो जलाव क्या है? उसमें क्या होता है? चीनी प्लस पानी होता है। चीनी प्लस पानी होता है, यही तो चाशनी कहलाती है, यही चाशनी कहलाती है। ठीक, जब इसको गर्म किया जाता है चाशनी को तो पानी इवापोरेट हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है पानी का, और नीचे हमारे पास क्या बचती है? चीनी बचती है। ठीक, वही चीनी फिर बाद में हम अपने घरेलू कार्य में प्रयोग में ले लेते हैं। ठीक, तो वाष्पीकरण का दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। उम्मीद करता हूं वाष्पीकरण क्या होता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब बात आती है गुरुजी, अब दूसरा जो मेथड हमारे सामने आता है वो आता है सेंट्रीफ्यूगन का। किसका आता है? सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि जिसको हिंदी में अपकेंद्रीयकरण भी कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहते हैं हिंदी में? अपकेंद्रीकरण। ये दूसरा प्रोसेस है, अपकेंद्रीकरण। क्या होता है गुरुजी? इसको कहते हैं हम सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है भाई, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें होता क्या है सर? इसमें देखो, अगर हम बात करें तो सेंट्रीफ्यूगेशन या अपकेंद्रीकरण क्या होता है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। अपकेंद्रीकरण जो होता है, आपने देखा होगा, अगर आप गांव समाज से जुड़े होंगे तो जब आपके घर में मक्खन बनाया जाता है, यानी कि दूध में से जब हम छाछ को बनाते हैं या मक्खन को अलग करते हैं, तो घर में माता जी क्या करती हैं कि दूध को एक पतीले में भर लिया और उसको मथना शुरू करती हैं। क्या करती हैं? मथना शुरू करती हैं और मथती रहती हैं जब तक कि उस दूध की मलाई ऊपर ना आ जाए। दूध की मलाई या दूध की जो क्रीम है वो ऊपर ना आ जाए। जब वो क्रीम ऊपर आ जाती है, वो मलाई ऊपर आ जाती है मथते मथते, तो उस मलाई को अलग कर लिया जाता है और छाछ को अलग कर दिया जाता है। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या यहां तक? इस प्रक्रिया को हम क्या कहें? इस प्रक्रिया को हमने कहा अपकेंद्रीकरण। वास्तविकता में यह प्रक्रिया है क्या? देखो, अगर हम देखें तो दूध को गर्म किया गया और दूध में ही मक्खन मौजूद था। इस बात से तो आप सहमत होंगे, दूध में मक्खन मौजूद था।
तो क्या किया गया, दूध एक विलयन अर्थात सॉल्यूशन की तरह काम कर रहा था। ध्यान से सुनिएगा, मैं उदाहरण दे रहा हूं, ये सारी चीजें लिखना पॉसिबल नहीं है, आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें तो दूध क्या है, एक सॉल्यूशन की तरह है जिसमें मक्खन मिला हुआ है। तो दूध को क्या किया गया, बहुत तेजी के साथ, मथने का मतलब क्या हुआ, मथनी के साथ घुमाया गया। दूध को क्या किया गया, घुमाया गया। तो इसमें जो मक्खन था वो ऊपर आ गया। अब सुनो, मक्खन ऊपर क्यों आया, मक्खन ऊपर इसलिए आया क्योंकि मक्खन का घनत्व यानी कि मक्खन की डेंसिटी जो थी वो कम थी और दूध का घनत्व ज्यादा था। तो दूध नीचे रह गया और मक्खन ऊपर क्या हुआ, तैर आया। ठीक है, ठीक है दोस्त, कोई समस्या यहां तक? देखो इसमें मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। इसमें विलयन अर्थात विलयन किसको कहते हैं हम, सॉल्यूशन को कहते हैं। सॉल्यूशन को बहुत तेजी के साथ घुमाया जाता है, बहुत तेजी के साथ घुमाया जाता है, घुमाया जाता है जिससे कम घनत्व वाले, जिससे क्या होता है, कम घनत्व वाले तत्व ऊपर आ जाते हैं, और भारी घनत्व वाले और अधिक घनत्व वाले नीचे बैठ जाते हैं, और अधिक घनत्व वाले नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है भैया, फिर उनको क्या कर लिया जाता है, फिर उनको अलग अलग कर लिया जाता है। अब केंद्रीकरण बहुत आसानी के साथ समझ में आ रहा होगा। अब मैं जितनी देर आपको समझा रहा हूं उतनी देर में लिख लेना, अलग से टाइम मत मांगना। अब केंद्रीकरण क्या हुआ, इसमें विलयन को यानी कि सॉल्यूशन को बहुत तेजी के साथ घुमाया जाता है, जिसमें कम घनत्व वाला जो तत्व है वो ऊपर आ जाता है, और जो अधिक भारी घनत्व वाला तत्व है वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक, कोई समस्या? उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, लिख लिया होगा आपने, बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, परेशान मत हो। ठीक है भैया, अब देखो उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो उदाहरण इसका क्या लिख सकते हैं हम, दूध में से मक्खन को निकालना, दूध में मक्खन को निकालना, मक्खन को निकालना। ठीक है मेरे भाई, ठीक, अच्छा, दूध में मक्खन को निकालना, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलना आदि। वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धुले जाते हैं उसका भी यही कॉन्सेप्ट होता है। आप गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन में डालते हो, मशीन को जैसे ही चालू करते हो मशीन कपड़ों को घुमाना शुरू करती है, और कपड़ों में लगा मैल जिसका घनत्व कम है वो ऊपर आ जाता है और कपड़े नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रकार से क्या हुआ कि मैल कपड़ों से अलग हो गया। ठीक है मेरे भाई, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलना, कपड़े धुलना आदि, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत आसान से कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहे होंगे। क्लियर हो गई बात? अंग्रेजी वाले बच्चे जरा इसके बारे में लिख लें, वो तो शॉर्ट में भी समझ जाएंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, ध्यान से समझ लो अंग्रेजी वाले। ये तो रही बात, हिंदी वालों को समझाना जरूरी था। अब अंग्रेजी मीडियम वाले देख लो, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। देखो सेंट्रीफ्यूगेशन, इसको लिख लो, when solution is rotated, when solution is rotated with high speed, the lighter density
material comes up and heavier density material goes down। ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, कोई समस्या अंग्रेजी मीडियम वालों को? एग्जाम्पल आपके लिए भी यही रहेगा, सेपरेटिंग द बटर फ्रॉम मिल्क, और चलने दो, सेपरेटिंग द बटर फ्रॉम मिल्क, और वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलना, वॉशिंग क्लोथ्स फ्रॉम द वॉशिंग मशीन। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा, यहां तक कॉन्सेप्ट आपका हो गया। ठीक, चलिए अब बात आती है पृथक नली के द्वारा हम अलग अलग करते हैं। ठीक, पृथक नली का प्रयोग करके तत्वों को अलग करना, लिख लो। पृथक नली का प्रयोग करके, पृथक नली के द्वारा, पृथक नली के द्वारा तत्वों को अलग करना, तत्वों को अलग करना। ठीक है भैया, कोई समस्या? सेपरेटिंग फनल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेपरेटिंग फनल कहते हैं। ठीक है भाई, हिंदी में क्या कहते हैं? पृथक नली कहते हैं। ठीक, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेपरेटिंग फनल। ठीक है मेरे भाई, अब जरा समझो यहाँ पर क्या होता है। इसका प्रयोग कब किया जाता है? इसका प्रयोग तब किया जाता है जब दो अमिश्रणीय पदार्थ, यानी कि जो आपस में कभी नहीं मिल सकते, उनको अलग अलग करना हो। ठीक है मेरे भाई, आवाज देखिए सर, ठीक आ रही है। जब दो अमिश्रणीय पदार्थ जो आपस में नहीं मिलते, उनको अलग अलग करना हो, तब हम पृथक नली का प्रयोग करते हैं। देखो मैं लिख देता हूं, इसको ध्यान से समझना, बस एकदम ध्यान से तुम समझो, क्लास को सुनो, केवल सब कुछ तुम्हारे माइंड में कॉपी हो जाएगा, एक एक चीज ध्यान से अगर सुन सकते हो तो। लाइटर, हाँ लोअर डेंसिटी होगा, कोई दिक्कत नहीं। लाइटर डेंसिटी मतलब जिसका घनत्व कम होता है, ठीक है, तो वो ऊपर आ जाएगा, और जिसका घनत्व भारी होगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, सेपरेटिंग फनल को सुनो। इट इज, अच्छा हिंदी में लिख देता हूं पहले, ठीक है। इसका प्रयोग अमिश्रणीय पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है, अलग करने के लिए किया जाता है। ध्यान से सुनना, के लिए किया जाता है। ठीक, अंग्रेजी वाले बच्चे सुनेंगे क्या? अंग्रेजी वाले बच्चे क्या लिखेंगे? यूज्ड फॉर सेपरेटिंग इमिसिबल लिक्विड। अगर आप क्लास सुन भी रहे हैं ना बहुत बेहतरीन तरीके से, तो भी आपको सारे कॉन्सेप्ट माइंड में समझ में आ जाएंगे। इमिसिबल लिक्विड्स, ध्यान से समझो क्या होता है। यहां पर इसका प्रयोग दो अमिश्रणीय पदार्थों को अलग अलग करने के लिए किया जाता है। अमिश्रणीय पदार्थ क्या होते हैं? जो आपस में कभी नहीं मिलते। उदाहरण मैं समझाता हूं। उदाहरण के लिए अगर मैं देखूं तो तेल और पानी को अलग करना, तेल और पानी को अलग करना, तेल और पानी को अलग करना, ठीक है भैया। पानी पेट्रोल को अलग करना, पानी पेट्रोल, पानी डीजल। भाई देखो, जब डीजल और पेट्रोल आपकी गाड़ी में आप डालते हो, उससे पहले डीजल और पेट्रोल को रिफाइन किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, ठीक है ना।
क्योंकि वो अशुद्ध पदार्थ होता है, रिफाइनरी में जाके उसको सेपरेट किया जाता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपने कभी देखा होगा, आप घर में आज एक एक्सपेरिमेंट करना, तेल जो है, तेल को आप पानी में डालोगे तो तेल की बूंद ऊपर तैर आएगी, वो पानी में कभी डूबेगी नहीं, कभी मिक्स नहीं होगी, कभी मिश्रित नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि तेल और पानी आपस में अमिश्रणीय मिश्रण है, यानी कि ये कभी भी मिक्स नहीं हो सकते, कभी भी मिल नहीं सकते। बात समझ में आई? कभी भी मिल नहीं सकते तेल और पानी, तो ये अमिश्रणीय मिश्रण हो गए। और इनको जब अलग अलग किया जाता है तो पृथक नली के द्वारा अलग अलग किया जाता है। इसको एक सेपरेटिंग फनल, एक ट्यूब होती है जिसमें से हम पानी को अलग कर देते हैं प्रेशर के द्वारा और तेल को अलग कर देते हैं। बात समझ में आ गई भैया? ठीक है, यहां तक डन है सभी को? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? बोलो। नहीं है? ठीक है। आदर्श पांडे जी का प्रश्न है, दूध और पानी भी तो हो सकता है। यहां पर दूध और पानी नहीं होगा, क्योंकि देखो दूध और पानी आपस में पूरी तरीके से मिल जाते हैं, जबकि तेल और पानी कभी भी आपस में नहीं मिलते। तो अगर आप पृथक नली से किसी भी तत्व को अलग कर रहे हो तो पृथक नली से अलग करने का सीधा सा फंडा ये है कि वो द्रव जो है, वो लिक्विड, वो सॉल्यूशन या वो विलयन जो है वो अमिश्रणीय होना चाहिए। दूध और पानी मिश्रणीय हैं, आपस में पूरी तरीके से मिल जाते हैं। ठीक है भैया? हेडिंग ये है, पृथक नली के द्वारा तत्वों को अलग करना। मैंने बताया तो था, हेडिंग यही तो है। क्लियर है? डन है सभी को? आगे बढ़े हम। लिख लिया आपने? देखो, ये मेरे भाई अश्वनी शर्मा का एक डाउट है, जरूर है क्लियर करना। देखो, कई बच्चे अश्वनी शर्मा की तरह ये सोच रहे होंगे कि गुरुजी ये तो फिर वो हो गया, विषमांगी मिश्रण हो गया। अरे नहीं यार, ये विषमांगी मिश्रण नहीं हुआ, ये विषमांगी मिश्रण की श्रेणी में ही नहीं आया। विषमांगी मिश्रण क्या था कि दो अलग अलग तत्व, देखो विषमांगी मिश्रण आप किसे कह रहे थे कि जब दो अलग अलग पदार्थ एक दूसरे में ना मिले। जैसे विषमांगी मिश्रण में मैंने आपको उदाहरण दिया था बालू और रेत का, याद करो कल की क्लास में। बालू और रेत का उदाहरण दिया था हेटेरोजीनियस मिक्सचर में। तो रेत उसमें सॉलिड थी या पाउडरस फॉर्म में थी, और पानी जो था वो लिक्विड फॉर्म में था। दोनों की अवस्थाएं ही अलग अलग थी। जब दो अलग अलग अवस्थाएं एक साथ नहीं मिल पा रही हैं तब ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा, इमिसिबल लिक्विड, यानी कि दो द्रव जो हैं वो क्या हुए, वो द्रव आपस में नहीं मिल रहे। ठीक है मेरे भाई? यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था तो सेम ही है, पदार्थ की अवस्था अलग अलग नहीं है, पदार्थ सेम है, पदार्थ की अवस्था सेम है। धीरज जी कह रहे हैं गुरुजी घी और पानी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। जितने भी आपको ऑयल देखने को मिलेंगे, ऑयल या फैट जिनको वसा कहा जाता है, वो सारे इन्हीं पर आ जाएंगे। सारे फैट इमिसिबल होते हैं। ठीक है भैया? चलिए, यहां तक डन है? अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा। अगर आप ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, आप कहीं से भी प्रैक्टिस सेट उठाना, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। कहीं से भी प्रैक्टिस सेट, कहीं से किसी भी किताब से क्वेश्चन उठा लेना, आपका कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। चाहे जितना हाई लेवल का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, चाहे जितना घुमा के आ जाए प्रश्न, कोई क्वेश्चन फंसेगा ही नहीं, इस बात की गारंटी मेरी है। लेकिन शर्त यह है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा तो। ठीक है भैया? पदार्थ चैप्टर जब मैं कंप्लीट करूं तो उसके बाद आप कहीं से भी क्वेश्चन लगाइएगा, मैं खुला चैलेंज देता हूं, कहीं से भी क्वेश्चन लगाइएगा, कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा आपका। ठीक हो गया यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सब्लिमेशन के बारे में थोड़ी सी। सब्लिमेशन यानी कि इसको ऊर्ध्वापतन कहते हैं, आपको मालूम है, ऊर्ध्वापातन।
ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक, देखो अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जैसे किसी भी ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया में, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था कि अगर हमको कपूर को पानी से अलग करना है, जैसे कपूर को जलाया तो कपूर क्या हुआ, उड़ गया, वाष्पीकृत हो गया। तो वाष्पीकृत जब कपूर हुआ तो कपूर की भाप को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा और उसको ठंडा करके फिर उसका वापस से ठोस पदार्थ में कपूर में बदल दिया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, एक लड़का है, वो कह रहा है कोई नहीं फंसेगा तो क्यों पढ़ा रहे हो। अरे बेवकूफ़, थोड़ा सा अगर तेरे अंदर दिमाग होता तो तू इस बात को समझता। मैं क्या कह रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद तेरे को कोई डाउट नहीं आएगा मेरे भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पेपर में क्वेश्चन नहीं फंसेगा, पेपर में कौन सा क्वेश्चन आएगा वो मैं भी नहीं बता सकता, बहुत साफ सीधी बात है, क्योंकि पेपर मैं नहीं सेट करने बैठा हूं। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए तो आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, मेरा कहने का मतलब ये है। चलिए, सब्लिमेशन, इसमें तत्व की वाष्प को इकट्ठा करके उसे ठंडा किया जाता है, तथा उसे पुनः वाष्प से ठोस अवस्था में परिवर्तित कर दिया जाता है। वाष्प से ठोस में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक, ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा लिख लेना आप इसको, विधि द्वारा तत्वों को अलग करना। ठीक है भैया, ये पूरी हेडिंग हो जाएगी, ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा तत्वों को अलग करना। ठीक है, आमीन मीना कह रही है एक भी क्वेश्चन नहीं मिल रहा है आपके पढ़ाए हुए। मिलेगा भी नहीं, तुमको नहीं मिलेगा मेरे भाई, जिसको नहीं मिल रहा है उसको मिलेगा भी नहीं। ठीक है, हाँ, तो अब ढूंढो मत, नहीं मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, परेशान करके रख दिया यार तुम लोगों ने। यहां तक समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? अगर समझ लोगे, सीधी सी बात है, तो किसी भी प्रकार कहीं से भी प्रैक्टिस सेट उठा लेना, कोई भी समस्या नहीं आएगी, चाहे जिस लेवल का क्वेश्चन हो, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, चलिए हो गया। ऊर्ध्वापतन विधि द्वारा तत्वों को अलग करना, तो क्या हो गया, जिस तत्व में वाष्प को इकट्ठा करेंगे, उदाहरण के लिए कपूर को इकट्ठा करना लिख लो। उदाहरण के लिए क्या लिखोगे, कपूर को इकट्ठा करना। ठीक है मेरे भाई, जैसे कपूर वाष्पीकरण करके फिर ठंडा किया जाता है, और फिर जैसे ही कपूर ठंडा हो जाता है उसको फिर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, यहां तक कोई दिक्कत? इसमें तत्व की वाष्प को इकट्ठा करके उसे ठंडा किया जाता है। ये सब्लिमेशन अवस्था नहीं है, यहाँ पर सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा बता रहा हूं मैं। ऊर्ध्वापतन विधि है, ऊर्ध्वापतन विधि के द्वारा किसी भी सामग्री मिश्रण को किस प्रकार से अलग किया जाता है, ये वो बात है कि इसमें तत्व की वाष्प को इकट्ठा करके उसे ठंडा किया जाता है और उसे पुनः वाष्प में से ठोस में
परिवर्तित कर दिया जाता है। उदाहरण कपूर, उदाहरण कपूर। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है वर्ण लेखन की प्रक्रिया। क्या है? वर्ण लेखन विधि द्वारा। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनो। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? वर्ण लेखन विधि द्वारा, विधि द्वारा, वर्ण लेखन विधि द्वारा, यानी कि प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है भाई, ग्राफी। वर्ण को रंग कहते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। देखो, सबसे पहले इसमें ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये विधि किसके द्वारा खोजी गई थी? तो ये विधि खोजी गई थी टी स्वेट के द्वारा। टी स्वेट वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। याद रखिएगा, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, खोज की। ये पेपर में क्वेश्चन एनटीपीसी के पिछले पेपर में था, ध्यान से समझना। टी स्वेट वैज्ञानिक ने वर्ण लेखन विधि द्वारा तत्वों को अलग अलग करना बताया। टी स्वेट वैज्ञानिक ने वर्ण विधि द्वारा तत्वों को अलग अलग करना बताया। अच्छा, इसमें कैसे अलग अलग किया जाता है? ध्यान से समझना, यहाँ पे ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अलग अलग करने के लिए हम उसी तत्व को उसी तत्व में से अलग करते हैं। ध्यान से समझो, किसी तत्व को, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा हूं मैं, किसी तत्व को, किसी तत्व को उसी के विलयन से, उसी के विलयन अर्थात सॉल्यूशन जिसको कहेंगे, सॉल्यूशन से अलग करना वर्ण लेखन के द्वारा, वर्ण लेखन विधि के द्वारा होता है। वर्ण लेखन विधि के द्वारा किया जाता है, विधि के द्वारा किया जाता है, किया जाता है। देखो कैसे, उदाहरण समझो। अब देखो, आपने नील देखी होगी, डाई देखी होगी, स्याही देखी होगी। ठीक है मेरे भाई, डाई देखी होगी। ध्यान से समझो, उदाहरण के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? उदाहरण डाई को, डाई, अब डाई को हिंदी में डाई ही कहते हैं, इस चीज को समझना। डाई को द्रव वाली डाई यानी कि लिक्विड डाई से अलग करना, लिक्विड डाई से अलग करना। समझदार बच्चे समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। समझदार जो होंगे ना वो समझ गए होंगे, और जिनको कोई दिक्कत आ रही होगी तो उनको दिक्कत आएगी ही आएगी। देखो, जैसे मैंने कहा, किसी भी तत्व को उसी के विलयन से अलग करना हो, किसी भी तत्व को उसी के विलयन से जब अलग करना हो, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? वर्ण लेखन विधि का प्रयोग करेंगे, यानी कि क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करेंगे। यानी कि वर्ण लेखन विधि का प्रयोग करेंगे जब किसी भी तत्व को उसी के विलयन से अलग करना हो। यहाँ पे देखिए, सूखी डाई आती है, आपने मार्केट में देखी होगी, सूखी डाई, गोदरेज हेयर पाउडर। ठीक, अब ये सूखी डाई को अगर पानी में घोल दिया जाए तो उसका विलयन बन गया, लेकिन जब इसी सूखी डाई को वापस अलग करना है तो आप किसका प्रयोग करोगे? वर्ण लेखन विधि का प्रयोग करोगे। अब अंग्रेजी में इसको समझ लो क्या कहेंगे?
सेपरेटिंग, इंग्लिश वाले भी समझ लो, सेपरेटिंग द एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं सीधा सीधा, फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज known as, is done by the process of chromatography, is done by the process of chromatography, process of chromatography, ग्राफी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या ले लेंगे, सेपरेटिंग डाई फ्रॉम इट्स मिक्सचर। इंग्लिश वाले बच्चे कतई परेशान ना हो, इंग्लिश वाले भी लिख लें और हिंदी वालों को भी मैंने बता दिया है। डन, यहां तक समझ में आ गया। यानी कि डाई को इसके विलयन से अलग करना किसके द्वारा होगा, क्रोमेटोग्राफी के द्वारा होगा। ठीक है दोस्त, है ना, यहां तक सिस्टम कवर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे डिस्टिलेशन के बारे में। किसके बारे में, आसवन विधि के बारे में। यहां तक आपने लिख लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, नोट्स बना लिए होंगे। ठीक है दोस्त, ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं डिस्टिलेशन के बारे में। किसके बारे में, डिस्टिलेशन के बारे में, जिसको हिंदी में आसवन आप कहोगे। आसवन आप कहोगे, क्या कहोगे, आसवन कहोगे। ठीक है भैया, हेडिंग लगा लो आसवन। देखो, अच्छा सुनो, अब आप लोग पूछ रहे हो कई बच्चों, अच्छा मैंने देखा कि कई बच्चे पूछ रहे हैं गुरुजी इसको अलग कैसे किया जाता है, आप ये बात बताओ। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि सूखी डाई में से गीली डाई को अलग करना या गीली डाई में से सूखी डाई को अलग करना, ये बात बेहतर रूप से आप समझ गए होंगे। गुरुजी ये अलग कैसे होती है, ये चीज़ आपकी जानने की इच्छा है। देखो, ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप जानना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। ये इसको देखो, मैं इंग्लिश में बताऊंगा क्योंकि इसका जो नाम है इसको कहते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन यानी कि अवशोषित करने की प्रक्रिया, अवशोषित करने की प्रक्रिया। एक बार आप देख लीजिएगा, एब्जॉर्प्शन को शायद अवशोषित ही कहते हैं हिंदी में। प्लीज थोड़ा सा इतना प्रयास करिएगा, है ना। प्रक्रिया कैसे गुरुजी, इस चीज को समझो। उदाहरण के तौर पे समझो, अगर आपके स्याही गिर जाती है, क्या हो जाती है, स्याही गिर जाती है आपके आसपास, तो आप क्या करते हो, स्याही के ऊपर एक ब्लॉटिंग पेपर रखते हो जो स्याही को सूख लेता है। स्याही को क्या कर देता है, सोख लेता है। इसी को हम क्या कहेंगे, ठीक है मेरे भाई, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम क्रोमेटोग्राफी भी कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी चीज को अवशोषित किया, यहां पर जब डाई को मिक्स कर दिया गया, डाई को इसके विलयन में मिश्रित कर दिया गया, तो सूखी डाई को अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझना। जैसे मान लिया इसमें हमने क्या किया, पानी और डाई को मिला दिया, H2O प्लस डाई को मिला दिया। ठीक है मेरे भाई, अच्छा अब यहां से हमको सूखी डाई निकालनी है, तो अगर हम पानी को अवशोषित करा लें, क्या करवा लें, अवशोषित करवा लें, यानी कि एब्जॉर्ब करवा लें, एब्जॉर्ब करवा लें, तो इससे क्या होगा, पानी अवशोषित हो जाएगा और हमारे पास सूखी डाई बच जाएगी। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा, सूखी डाई बच जाएगी।
अवशोषित करना होता है। ठीक है मेरे भाई, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है ना, ये पेपर में नहीं आएगा, इस चीज के लिए निश्चिंत रहो, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, तो जानकारी हो गई। ठीक, और इस चीज को याद रखना कि पेपर में क्या आएगा, इसको किसने उत्पन्न किया था, इसको ट्वीसेट ने, यानी कि टीस्वेट ने खोजा था। यहां तक क्लियर हो गई बात? अब चलो आ जाओ आसवन के ऊपर। आसवन क्या होता है? आसवन का खेल होता है पूरा क्वथनांक के ऊपर। ठीक, आसवन यह क्वथनांक पर आधारित होता है, क्वथनांक पर आधारित होता है, आधारित होता है, आधारित होता है। ठीक है, यानी कि अंग्रेजी वाले बच्चे लिखेंगे बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट। समझाऊंगा इसे भी, परेशान मत हो, बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है मेरे भाई? अच्छा, अब यहां पर समझो, अगर मैं यहां पर बात करूं तो क्या है यहां पर दो लिक्विड आपस में ऐसे मिक्स किए जाते हैं, यहां पर देखो, यहां पर क्या बात करते हैं, आसवन में क्या प्रक्रिया होती है, दो द्रवों को मिलाया जाता है और दोनों द्रवों के क्वथनांक अलग अलग होते हैं। बात समझो, दो द्रवों को मिलाया जाता है, दोनों द्रवों के क्वथनांक जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कितने होते हैं? अलग अलग होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर समझो, यहां पर मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। इसमें भरा है पानी, इसमें भरा है पानी और इसमें हमने तेल भी मिला दिया। ध्यान से सुनिएगा, इसमें हमने क्या किया, तेल भी मिला दिया। ये क्या हो गया, तेल भी मिला दिया, या ऊपर तैर रहा है, कुछ भी आप मान लो। ठीक, अब क्या हुआ, अब मेरा कहने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पानी का क्वथनांक अलग होगा, पानी का क्वथनांक अलग होगा। ठीक है भाई, पानी का क्वथनांक अलग होगा और तेल का क्वथनांक अलग होगा, तेल का क्वथनांक अलग होगा। ठीक, अब जरा सुनो, यानी कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग होगा और तेल का क्वथनांक जो होगा वो अलग होगा। अब दोनों के क्वथनांक अलग अलग हैं, तो जिसका क्वथनांक कम होगा, जैसे मान लिया कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो वो पहले वाष्पीकृत हो जाएगा। पानी क्या होगा, पहले वाष्पीकृत हो जाएगा। यानी कि जिसका क्वथनांक कम होगा, जिसका क्वथनांक कम होगा वो पहले वाष्पीकृत हो जाएगा, वो पहले वाष्पीकृत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैंने क्या लिखा है कि जिसका क्वथनांक कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट। अब क्वथनांक जो लोग पूछ रहे हैं वो पहले के लेक्चर्स देख के आए, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। ठीक है ना, सुनो अरे भाई, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, और कई तेल तो मिलते हैं, इधर ध्यान से समझो। तेल मिलना ना मिलना नहीं, मैं एक अलग बात बता रहा हूं। दो द्रव हैं, अगर कोई भी दो लिक्विड हैं, अगर वो आपस में मिलते हैं, आप तेल की जगह कुछ भी ले लो, कोई भी द्रव मिला लो यार मेरे भाई। ठीक है, पानी का क्वथनांक अलग है, तेल का क्वथनांक अलग है, या दूसरे द्रव का क्वथनांक अलग है। ठीक है मेरे भाई, तो अब जिसका क्वथनांक कम होगा वो पहले वाष्पीकृत हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, और जिसका क्वथनांक ज्यादा होगा वो बाद में वाष्पीकृत होगा। अगर मैं यहां पर बात करूं तो
जिसका क्वथनांक कम है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले वाष्पीकृत होकर एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। जब जिसका क्वथनांक कम है वो पहले वाष्पीकृत हो गया तो दोनों अलग अलग हो गए ना अपने आप। जिसका क्वथनांक कम है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जब वो पहले वेपोराइज हो गया तो अलग हो गया। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर डिस्टिलेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज डिपेंडेंट ऑन, it is based on vaporization, it is based on boiling point, lower boiling point liquid, lower boiling point liquid vaporizes first, ठीक है भैया, और हायर बीपी लिक्विड वेपोराइजेस लेस्ट आफ्टर। ठीक है भैया, तो जब पहले लोअर बीपी वाला, लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला पहले वाष्पीकृत हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है कि दोनों लिक्विड अलग अलग हो गए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपने क्लास को बहुत अच्छे तरीके से सुना होगा तो बिल्कुल पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपने खाली सुना भी होगा तो, है ना। हाँ, सबसे अच्छा यहाँ पर मिल्क और वाटर का एग्जांपल ले लो, यहाँ पे ले लो। यहाँ पे तेल की जगह हम क्या मिला देते हैं, दूध मिला देते हैं। बेहतरीन, पानी का क्वथनांक अलग, दूध का क्वथनांक अलग। ठीक है, तो अब दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब जरा एक चीज समझ लो, उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी। अगर आपने क्लास को ध्यान से सुना भी होगा तो आपको कॉन्सेप्ट पूरे समझ में आ गए होंगे। ठीक, और कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और नया टॉपिक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अणुओं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को शुरुआत करेंगे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अणु और परमाणु के बारे में शुरुआत करेंगे। ठीक है मेरे भाई, टेलीग्राम पे आपको एक मैसेज आएगा कि क्लास कैसी लगी। जैसी भी लगी हो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए केमिस्ट्री की क्लास में बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात करते हैं कल फिर 11 बजे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद।